प्रायश्चित। नानी नानी, मैं डॉक्टर बन गई, कहते हुए यामिनी ने अपनी बूढ़ी नानी को उठा लिया। अरे अरे, गिराएगी क्या, कहते हुए हड्डियों का ढांचा बनी नानी अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नानी की बात सुनते ही यामिनी ने नानी को दूध मुहे बच्चे की भांति दीवान पर बिठा दिया। संभलते ही यामिनी का माथा चूमते हुए नानी के आंसू छलछलाए। नहीं नानी, आज नहीं। हमेशा कोई भी खुशी का मौका हो या मेरी कोई सफलता, तुम इसी तरह आंसू बहाने लगती हो। आज हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है। आज हम दोनों की मेहनत रंग लाई है। आज तुम आंसू नहीं बहाओगी। बेटी, खुशी हो या गम, ये आंसू नहीं थमते। तू नहीं जानती, ये मेरे प्रायश्चित के आंसू हैं। बरसों से बहा रही हूँ, पता नहीं ये मेरा पाप धो भी पाए हैं या नहीं। नानी अपने से ही बातें कर रही थी और यामिनी इस सब से बेखबर अपनी खुशी में झूम रही थी। बिन माँ की बच्ची, जिसे नानी ने दिन रात मेहनत करके पाला पोसा और पढ़ाया है, आज डॉक्टर हो गई है। ऐसे में नानी के आंसू निकल आना स्वाभाविक है। यामिनी को आज तक नानी के आंसुओं का राज नहीं मालूम। वह अपनी स्वर्गीय माँ की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे माँ की धुंधली सी भी याद नहीं है। बस नानी कहती है कि यह उसकी माँ की तस्वीर है और वह नानी से मिलती भी बहुत है। वैसे उसका माँ होने का एक सबूत और भी है। वह तस्वीर हमेशा यामिनी को ममतामयी आंखों से देखती है। माँ, आज अगर तुम जिंदा होती तो हमारी खुशी, कहते हुए यामिनी का स्वर रुआंसा हो गया। उसकी आंखें भर आई। नानी ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर गले से लगा लिया। अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। चल पगली, मुझे मना कर रही थी, खुद रोने लगी। मैं तेरा अभी मुंह मीठा करवाती हूँ, कहती हुई नानी उसे रसोई घर में ले गई। नानी के हाथ के बने बेसन के लड्डू यामिनी को बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों ने लड्डू एक दूसरे को खिलाकर अपनी खुशी बांट ली। खुशी हो या गम, इन दोनों के जीवन में उसे बांटने वाला और है ही कौन। नानी, एक बात बताओ, मेरी हर सफलता पर तुम मुझे गले लगाकर रोने क्यों लग जाती हो। यामिनी अपनी बाहें नानी के गले में डाल मचल उठी। तू नहीं समझेगी, तू अभी बच्ची है। तेरी सफलता के रूप में मेरी मेहनत के साथ साथ मेरी कितनी रातों की नींदें, कितने दिनों की मेहनत रंग लाती है। मेरी कितनी प्रार्थनाओं, कितनी मन्नतों के बदले एक खुशी का मौका हमारे जीवन में आता है। नानी उसे समझा रही थी। अच्छा माना ये खुशी के आंसू होते हैं, तो नानी इस खुशी के मौके पर आज एक बात बताओ, हमारे यहाँ माँ के साथ मेरे पिताजी की तस्वीर क्यों नहीं है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तुम उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताती। नहीं बेटी, आज इस खुशी के मौके पर इसका जिक्र भी नहीं करना, कहते हुए नानी लगभग चिल्ला उठी। नानी का यह रूप तो यामिनी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जब कभी भी अपने पिता की बात की तो नानी को आंसू बहाते ही पाया। इसलिए आज तक अपने पिता के बारे में अनगिनत सवाल उसके दिल में दबे पड़े हैं। यामिनी ने सोचा था आज खुशी का मौका है, नानी भी बहुत खुश है, शायद इस अवसर पर उसे अपने पिता के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, नानी उसे कुछ बता दे। तूने मुझे किन बातों में उलझा लिया। मुझे पता था आज मेरी यामिनी डॉक्टर बन जाएगी। मैंने तेरे लिए देख क्या लेकर रखा है, कहते हुए नानी ने अटैची खोलकर उसमें से साड़ी का पैकेट निकाल यामिनी की ओर बढ़ा दिया। पैकेट में उसके मनपसंद आसमानी रंग की साड़ी थी। यामिनी साड़ी को कंधे पर डाल शीशे के सामने खड़ी हो गई। आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सफलता की खुशी थी। आसमानी रंग की साड़ी उसे ऐसे लग रही थी जैसे उसने आसमान छू लिया हो। उसने नानी का गाल चूमते हुए थैंक यू कहा। चल पगली, क्या करती है, तुझे तो आज निकिता के यहाँ जाना है ना, चल जल्दी से तैयार हो जा, कहते हुए नानी ने अपना कंधा छुड़ाया। निकिता यामिनी की बहुत पुरानी सहेली है। उसके पापा का इसी शहर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम है। निकिता भी यामिनी के साथ डॉक्टरी कर रही थी। उसके पापा चाहते हैं जैसे ही दोनों डॉक्टरी पास कर लें, उनके नर्सिंग होम में काम करना शुरू कर दें। इससे उनकी मदद होगी और दोनों को अनुभव भी प्राप्त होता रहेगा। यामिनी खुशी खुशी तैयार हो रही थी। आज ही उसे कौन सा नर्सिंग होम में मरीजों को देखना है। अभी तो कुछ दिन सहेलियों के साथ मौज मस्ती होगी। वह तैयार होकर आई तो देखती क्या है, नानी का चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ है। वह सिसक सिसक कर रो रही हैं।
यह क्या नानी, अब इतनी भी क्या खुशी? बरसों से मैं पढ़ रही हूँ और पता है मुझे डॉक्टर बनना है। आज तो सिर्फ डॉक्टरी का परिणाम घोषित हुआ है। खुशी के और भी बहुत से मौके आएंगे। क्या सारे खुशी के आंसू आज ही खत्म कर दोगी? यामिनी बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ, कहते हुए नानी फपक फपक कर रो पड़ी। नानी, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम नहीं चाहती तो मैं कभी पिताजी के बारे में नहीं पूछूंगी। मेरे लिए तो मेरी माँ, मेरे पिताजी सब कुछ, बस तुम ही हो, कहते हुए यामिनी भी रोने लगी। यामिनी, मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि जिंदगी भर प्रायश्चित के आंसू बहाकर भी मैं उसे धो नहीं पाई हूँ। दिल पर एक बोझ है, मैं बरसों से उसे ढो रही हूँ, लगता है अब बहुत भारी हो गया है। नानी, तुम्हें क्या हो गया है? ठहरो, मैं डॉक्टर अंकल को बुलाती हूँ। नहीं बेटी, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। नानी, आज तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नानी, आज मेरे जीवन में सबसे खुशी का दिन है, इसे यूं गम में मत बदलो। घबराई हुई यामिनी भागकर पानी लाई, नानी को पिलाया, कुछ छींटे मुंह पर भी मारे। घबराओ नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तुम्हारे मुंह से पिता का नाम सुनकर मैं अतीत के पन्ने पलटने लग गई थी। मेरे दिल में कड़वाहट है, आत्मा पर बोझ है और आंखों में प्रायश्चित के आंसू हैं। नानी प्लीज कुछ साफ साफ कहो कि मैं समझ सकूं। आज सब कुछ बताकर अपने दिल और आत्मा पर रखा बोझ दूर कर दो। आज मैं भी अपने अतीत के बारे में जानना चाहती हूँ। नानी ने आंसू पोंछे और बताना शुरू किया कि रमा अर्थात यामिनी की माँ, रमा के पैदा होते ही उसके पिता ने उसकी परवरिश, पढ़ाई और विवाह के लिए जी तोड़ परिश्रम कर पैसे जमा करना शुरू कर दिया था। हंसती खेलती गृहस्थी को किसी की नजर लग गई। अचानक एक दिन रमा के पिता अर्थात यामिनी के नाना को दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि बहुत मुश्किल से जान बची। सारी जमा पूंजी उनके लंबे तथा महंगे इलाज में ही खर्च होती चली गई। इसी बीच रमा भी सियानी हो। रमा के ससुराल वाले, जो दिखने में सीधे साधे भले लोग लग रहे थे, अपना असली रंग दिखाने लगे। आए दिन दहेज के ताने और बढ़ती मांगे रमा पर जुल्म बनकर बरसने लगी। बेटी के ससुराल की जायज नाजायज जरूरतों को पूरा करते हुए और उस पर हो रहे जुल्मों को सहने में उसके पिता असमर्थ रहे। माँ बेटी को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। पिता के मरते ही ससुराल वालों की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। बूढ़ी बेसहारा माँ अब उनकी ज़रूरतों को कहाँ तक पूरा कर सकती थी। उस पर रमा ने यामिनी को जन्म दिया। बेटी की पैदाइश की खबर सुनते ही उसके ससुराल वालों पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उनके तो अपने ही लालच का घड़ा नहीं भर रहा था। बेटी और खर्च का बोझ लेकर इस दुनिया में आ गई थी। रमा की अस्पताल से छुट्टी हो गई, लेकिन घर से लेने कोई नहीं पहुंचा। 3 दिन की बच्ची को गोद में लिए जब वह स्वयं घर पहुंची तो दुत्कार दी गई। रमा के पास एक आखिरी सहारा बचा था, उसकी माँ का घर। रमा अपनी माँ के घर आ गई। 3 पीढ़ियों की औरतें एक ही छत के नीचे जमा हो गई। इस निर्दयी संसार में 3 बेसहारा औरतें, जिनके सिर पर पुरुष का साया नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं। बीता हुआ कल क्या था, दुखों का सागर था, जो अपने साथ आज नानी और यामिनी को बहा ले जाना चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर पर बैठी जवान शादीशुदा बेटी, जिसके माथे पर ससुराल से दुत्कार दिए जाने का कलंक भी था, और जिसकी गोद में एक और बेटी जिसका भविष्य पूर्णतः अंधकार में था, दिन रात नानी की परेशानी का कारण बन गई। अपनी बेटी के जीवन के लिए उसने दामाद और उसके माँ बाप से बहुत प्रार्थना की, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। नानी ने सोचा कि अपनी बेटी का जीवन तो वह ना बचा सकी, लेकिन उस नन्ही जान का जीवन बर्बाद नहीं होने देगी। लेकिन कैसे? एक रात नानी रात भर आंसू बहाती रही, अपने आप को मनाती रही और फैसला कर ही लिया कि ऐसे जीवन से तो मौत भली, जिसका कोई भविष्य ही ना हो। ऐसी बच्ची जिसके सिर पर बाप का साया नहीं, जिसके लिए 2 वक्त के दूध का जुगाड़ नहीं, कई सवालों को जन्म दे रही थी। कैसे बड़ी होगी, क्या पढ़ेगी, क्या बनेगी और कैसे ब्याही जाएगी? कैसे बेसहारा माँ और नानी भर पाएंगी उसके ससुराल वालों का भूखा पेट? नानी ने चाहा तो बहुत कि उस रात की सुबह ना हो, लेकिन प्रकृति अपने नियम कहाँ बदलती है। रात किए गए निर्णय पर अडिग रहने के लिए नानी ने अपने को पत्थर बना लिया था।
उस नन्ही सी जान को गोद में लेकर वह मालिश करने लगी। नानी के हाथ बार बार उसके गले तक जाते लेकिन घबरा कर लौट आते। 5 तत्वों के बनी औरत के शरीर में एक छठा तत्व और भी होता है, जिसे ममता कहते हैं। नानी का हाथ लगते ही बच्ची मुस्कुरा दी। बच्ची की निश्चल पवित्र मुस्कुराहट पर तो भगवान न्यौछावर हो जाएं। वह तो एक औरत थी। उस मुस्कान में जीवन था, हालात से जूझने का संदेश था। आज तक नानी जब जब यामिनी को आगे बढ़ते, उन्नति करते देखती है, अपने को पापिन समझती है। औरत दुर्गा है, शक्ति है, समाज की जन्मदात्री है, लेकिन नानी ने सिर्फ उसका अबला रूप ही क्यों देखा? नानी आज तक इसी बात का प्रायश्चित करती आ रही है। अगर उस दिन उसने उस नन्ही सी जान का गला दबा दिया होता, तो आज की डॉक्टर यामिनी कैसे होती? अब डॉक्टर यामिनी जो सैकड़ों को समाज में जीवन देगी, उस दिन अपने ही जीवन से हाथ धो चुकी होती। आज नानी न सिर्फ यामिनी बल्कि पूरे समाज के प्रति गुनहगार होती। नानी आगे बात करने की स्थिति में नहीं थी। गला रुंध गया था, सिसकियों से सांस उखड़ने लगी थी। यामिनी की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या कहे। ऐसा था उसका अतीत। जालिम और लालची बाप और जुल्मों के आगे घुटने टेक देने वाली माँ। बाप को कभी देखा नहीं और अब देखना भी वह नहीं चाहती। माँ के नाम पर उसकी तस्वीर मात्र उसके पास है। नानी, तुम बहुत रो चुकी, अब मत रोना। जो तुम उस दिन करने जा रही थी, वह भी मेरी भलाई के लिए था, और आज तक जो कुछ करती आ रही हो, वह भी मेरी ही भलाई के लिए है। यामिनी ने नानी को संभाला, उसके आंसू पोंछे। नानी, तुम कमजोर होकर भी हालात से जूझती रही। तुमने माँ को ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी? वह क्यों जुल्मों के आगे अपना दम तोड़ गई? मेरी एक मुस्कान ने तुम्हें जीवन से जूझने की शक्ति दी। काश माँ को मेरे आंसू मौत से लड़ने की ताकत दे सकते, तो आज माँ भी हमारी खुशी में शामिल होती। नानी के गले लगकर यामिनी फूट फूट कर रो रही थी। दोनों ने गले लगकर आज न जाने कितने आंसू बहाए। इन आंसुओं में नानी का पाप धुल गया और यामिनी के अतीत पर पड़ी धूल भी धुल गई।